जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है अभी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसका मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग साइंस के पेपर का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछने वाला है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहेगा आपका एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, जिसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, यानी उतना क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वह क्या मिलेगा, 110। कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 110। वहीं अगर 80 क्वेश्चन जिसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना रहेगा, 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पथ पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके आप उस वीडियो को देखिए, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को है ना डिस्कशन के साथ कराया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से आपको क्या दिया जाएगा। 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास OMR शीट दी जाएगी, ठीक है। और इसमें से कम 10 नंबर लाना आपको मस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस पूरी सीरीज को आप देखेंगे, जो हमने ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज बनाया है, आप उसको देखें, 10 नंबर के आप पूरे के पूरे नंबर बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। अब हम लोग देखें तो ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको पता है कि जो पहला जो 2 खंड होगा, एक खंड अ जो ऑब्जेक्टिव होगा और खंड ब जो सब्जेक्टिव होगा। खंड अ में आपसे 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पूछे जाएंगे कितने, 80, लेकिन आपको देने कितने हैं, किन्हीं भी 40 प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। जिसमें याद रखना है कि आपको किसी तरह का व्हाइटनर है ना, या नाखून या किसी भी तरह का यूज, इस तरह का चीजें आपको नहीं करना है। वहीं आपसे जो है खंड ब में 24 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 8 जो है फिजिक्स का, 8 जो है केमिस्ट्री का और 8 आपसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इन सब में से 4-4 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। वही बात की जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो सबसे जो है 2 क्वेश्चन फिजिक्स से, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आप ये जो है एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो पहला जो हम लोग खंड देख रहे हैं, उसमें 1 से 80 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं, आज हम लोग उसका पहले देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो देखिए, अगर कहीं से भी लाइट आ रही है तो क्या करेंगे, उसके सामने कोई भी चीज रख देंगे तो उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा छाया। क्या बनेगा दोस्त, छाया। मान लीजिए कि इधर से कोई लाइट आ रही है ना, और बीच में कोई चीज रख दी है, तब इसका क्या बनेगा, इस साइड छाया बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो हम लोगों ने देखा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है दोस्त, अनंत होती है। कितना होता है, अनंत होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यह तो आपको पता ही है कि जब 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो उत्तल लेंस होता है, उसका क्या हो जाएगा दोस्त, उसका हो जाएगा 1 डायोप्टर। क्या क्षमता हो जाएगा, 1 डायोप्टर, है ना। सीधा आपसे पूछ लिया है तो क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। अगला है कि निम्नलिखित में से अपसारी लेंस किसको कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो यह जो है अवतल लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस। कैसा? अपसारी लेंस। अवतल लेंस दिखता कैसा है? तो अवतल लेंस आपको इस प्रकार से दिखेगा। वही अगर आपसे पूछ लेता अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? वो कहते हैं उत्तल लेंस को। और वो कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार से आपको उत्तल लेंस देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में क्या होगी? भिन्न भिन्न या समान। देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा प्रकाश का जो सबसे अधिक चाल होता है वह निर्वात में होता है। कहाँ होता है सबसे अधिक चाल? निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वह बताइए क्या होता है? आवर्धन का, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, क्या होगा? मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन का जो होता है वह मात्रक विहीन होता है। कैसा होता है दोस्त? मात्रक विहीन होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? ये कांच का, है ना, हीरा का, वायु का, बर्फ का। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होगा वह हीरा का होगा। क्या होगा? हीरा का। देखिए हीरा क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा कि अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो वो क्या होता है? अपने जो पथ से डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि अपवर्तनांक क्या होगा तो वह हीरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हीरा का। अब बताइए आ गया कि एक अभिसारी लेंस बनता है सदैव प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, सदैव आभासी तो कभी वास्तविक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कौन सा लेंस हो जाएगा? अभिसारी लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कैसा हो जाता है? उत्तल लेंस। इसी को क्या बोला जाता है? उत्तल लेंस। और इसमें जो है कभी आभासी बनता है तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला है कि आकाश का जो रंग है नीला होने का किस परिघटना के कारण होता है? तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है किस रंग का प्रकीर्णन होता है तो वह हो जाएगा नीला या बैगनी। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम अगर होगा तो किसका होगा? तो सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वह लाल रंग का होता है। किसका सबसे कम प्रकीर्णन होगा? लाल रंग का होगा। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए दोस्त, है ना, ट्रैफिक लाइट में, रेलवे सिग्नल में, है ना, इन सारी जगहों पे किसका उपयोग किया जाता है? लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है प्रकाश वर्ण का प्राथमिक वर्ण है, यानी प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वह कौन होगा? लाल, नीला, हरा या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें जो सभी के सभी कैसे हैं? प्राथमिक रंग है, प्राथमिक वर्ण है ना। अगला प्रश्न है कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। ए कॉर्निया में, बी पुतली में, सी रेटिना में या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है दोस्त किसमें? रेटिना में। किसमें होती है? रेटिना में। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि दो शब्द का क्या है? दूर। कितने शब्द हैं? दो। तो इसका उपचार होगा 3, अर्थात उत्तल लेंस से। किससे होगा? उत्तल लेंस से। वही अगर पूछता निकट, क्या पूछता हमसे? निकट। तो निकट कितने अक्षर का है? 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, यानी अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अर्थात इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी उत्तल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि
का अस्थायित्व होता है। तो बताइए, जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो कितने देर तक के वो क्या होता है, स्टेबल, यानी आंखों में वह अस्तित्व, स्थायित्व होता है। तो वह होता है 1/16 सेकेंड। कितना देर का होता है? 1/16 सेकेंड का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होगा? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होगा? तो यह हो जाएगा दोस्त जूल प्रति सेकेंड। अब वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किसका मात्रक है? शक्ति का। वही जूल प्रति सेकेंड भी क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक हो जाएगा। अगला है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखिए, 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर क्या होगा? तो यह हो जाएगा दोस्त आपका 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट अगर खर्च हो रहा है, इसका मतलब 1 किलोवाट प्रति घंटा यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति, अभी बताए थे कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वाट होता है। वही हम लोग बात करें कि वाट की, तो आप देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं सब के सब किसमें मापे जाते हैं? वाट में, है ना। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? बताइए। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, है ना, किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने, है ना। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए, विद्युत फ्यूज जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो यह करेगा ऊष्मीय सिद्धांत पर। किस पे करेगा? ऊष्मीय सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा? तो 10⁻⁻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 ⁻
प्रतिरोध का मान बढ़ने के प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध को अगर बढ़ाना है तो हम लोग किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। क्या किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब, जैसे मान लीजिए क्या है, यह रेसिस्टर है, ये क्या है? रेसिस्टर है, तो इसको किस में जोड़ेंगे? हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब जो है प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर में कुंडली में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कुंडली में जो है, यानी ये देखेंगे कि ऐसे 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 जो हीटर जो यूज करते हैं, तो आजकल जो है ठंड के समय में भी लोग घर में हीटर यूज करेंगे, है ना। तो उसमें देखेंगे कि जो हीटर है उसमें नाइक्रोम वायर का उपयोग किया जाता है। बताइए, अगर सोना चांदी का अगर वायर हीटर में यूज करने लग गया लोग तो क्या होगा, है ना। इसलिए किसका यूज किया जाता है? नाइक्रोम वायर का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताइए। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जब हम लोग देखेंगे तो क्या उत्तरदायी नजर आएगा? CO2। क्या नजर आएगा? CO2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, यह सभी के सभी कैसे हैं? जीवाश्म ईंधन आपको दिख रहे हैं, चाहे वह पेट्रोलियम हो, कोयला हो या प्राकृतिक गैस हो। अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों से उत्तेजित, है ना, विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? बताइए, क्या है ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। संलयन कहने का मतलब, है ना, वह क्या कर रहा है? आपस में जुड़ रहा है, और विखंडन का मतलब टूट रहा है। ठीक है।
अगला है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। देखिए जो टिहरी बांध है उसका जो उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई है ना। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्त है ना, इनमें सभी था, यानी भूमि की भी सिंचाई हो जाएगी। जब ऊपर से जो है टिहरी बांध कैसा बांध है, तो सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। जब ऊपर से गिराएंगे तो बिजली का उत्पादन भी हो जाएगा, जल की आपूर्ति भी हो जाएगी, है ना। देखिए खिलौने में जो है किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है सूखा सेल का। खिलौने में जो सेल यूज होता है, जो बैटरी यूज करते हैं, वो कैसा होगा, सूखा सेल। अगला है कि जल वैद्युत उपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल वैद्युत जो अपघटन होता है, तो कैथोड पर जो मुक्त होगी वह होगी हाइड्रोजन गैस। कैसी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस, है ना। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में संबंध कौन सा है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड को जो है कार्बन के साथ क्या किया गया है, अभिक्रिया कराई गई है, और तो उसमें जिंक और क्या हो गया, जिंक अलग हो गया और क्या बन गया है, कार्बन ऑक्साइड। तो बताइए कि इसमें से जो है कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य है। देखिए तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता और तनु का जब हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा, तो बताइए। तो यह बनाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कैसा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निम्न में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। तो यह कर देता है दोस्त, कौन सा गैस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्त, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है दंत मंजन में प्रायः दंत मंजन क्या होता है। देखिए हम लोग अगर सो के उठते हैं तो हमारा मुंह जो है कैसा होता है, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। मुंह जो है एसिडिक होता है। तो दंत मंजन कैसा होगा, अगर एसिडिक में एसिडिक होगा तो और मुंह क्या हो जाएगा, एकदम खट्टा खट्टा ऐसा एसिडिक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं। क्या करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं। तो दंत मंजन का जो प्रकृति होता है वह कैसा होगा, क्षारीय। कैसा हो जाएगा, क्षारीय। बोल रहा है नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में अगर पूछेगा आपसे कि नींबू में कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिट्रिक एसिड। कैसा, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा, तो 10.5। क्या हो जाएगा, 10.5। अगला प्रश्न देखते हैं जस्ता का अयस्क। तो जस्ता जो है, जस्ता का अक्सर जो है अयस्क, यानी जस्ता कहां से निकलता है, बताइए। जस्ता जो है किससे निकलेगा, तो जिंक ब्लेड। क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड। अगला प्रश्न है कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह कौन सा हो जाएगा, बताइए। जो केवल और केवल किस में घुलेगा, अम्ल राज में घुलेगा, वह हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। क्या बोल रहा है, आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक क्या हो जाएगा दोस्त, CO2। कैसा हो जाएगा, CO2। अगला है हीलियम गैस। तो हीलियम गैस कैसा है, सक्रिय है, अक्रिय है, कैसा गैस है, बताइए। तो हीलियम जो है कैसा है,
एक उदासीन गैस है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एक अक्रिय गैस है। कैसा है? अक्रिय गैस है। यह किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ, तो सबसे कठोर क्या हो जाएगा? हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इथेन है ना, मीथेन, एथेन, तो ये सारी चीजें में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखता है? जब एक रहता है यानी CH3 तो उसको मीथेन बोलते हैं। C2H ये क्या हो जाएगा? है ना, मीथेन, इथेन। तो ये सब जो है उसी में क्या आएगा? जब आपसे पूछा जा रहा है बेंजीन का फॉर्मूला, क्या पूछा जा रहा है? बेंजीन का फॉर्मूला। देखिए बेंजीन दिखता कैसे है? अगर बेंजीन को ड्रॉ किया जाए तो ये जो है कार्बन बाउंड हो जाएगा, और इसको अगर देखा जाए तो पिक्चराइज फॉर्म में ऐसे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब क्या हो जाएगा, कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, और यही क्या हो जाता है? बेंजीन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनता है? तो हाइड्रोजन जो है हमेशा एकल यानी एक आबंध बनाएगा। कैसा बनाएगा? एक आबंध बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन में है ही कितना? ये हाइड्रोजन में एक ही परमाणु है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है C12H22O11। है ना, C12H22O11 क्या हो जाएगा? चीनी का रासायनिक सूत्र। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो बताइए सबसे अधिक कौन होगा? तो जो ज्यादा अनस्टेबल नहीं रहता है, मतलब ज्यादा अनस्टेबल रहेगा वह ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा अनस्टेबल रहेगा वह ज्यादा क्या हो जाएगा? रिएक्टिव होता है। तो इसमें से बताइए कि जो कार्बन के साथ अगर देखा जाए तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाता है तो उसमें देखिए कि सबसे कम जो हाइड्रोजन है वह किसमें है? इसमें है, अर्थात यह जो है क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बनाई थी, है ना, उसमें कौन सा मापदंड लिया गया? जैसे देखिए जब आवर्त सारणी बनाई गई तो उसको क्या किया गया कि उसके एटॉमिक भार यानी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से पहले लगा दिया गया, फिर देखा गया तो परमाणु संख्या के आधार पर लगा दिया गया, है ना। तो आपसे पूछ रहा है जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें किसका लिया गया है? तो उसमें लिया गया है परमाणु द्रव्यमान का। किसका? परमाणु द्रव्यमान का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन समूह का सदस्य क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? 48 नंबर पे पहुंच गए नहीं, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो जो हाइड्रोजन समूह है उसमें जो आता है वह क्या आता है? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है कि जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? तो जो भी आपसे अगर पूछा जाए तो आपको जो भी क्या दिया हुआ है, आवर्त सारणी दिया हुआ है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। उसी में आपको देखेंगे तो आपको जिंक दिखेगा 30वें नंबर पर। किसरे नंबर पर? 30वें नंबर पर आपको जिंक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत ऋणात्मक होते हैं? क्या है? वैद्युत ऋणात्मक होगा तो वह क्या हो जाएगा? अधातु। क्या हो जाएगा दोस्त? अधातु। देखिए अधातु जो है वैद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब उसमें जो है क्या हो जाएगा? उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी जो है देखिए धातु कहने का मतलब धातु जो है जब धातु का विक्रिया होता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वही अगर बात की जाए अधातु की तो अधातु क्या करेगा? है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, है ना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, है ना। तो यह बताइए वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो वह था पवना डिस्ट्रिक्ट। क्या हो जाएगा? पवना डिस्ट्रिक्ट, जहां पे महिलाओं ने क्या किया, है ना, वृक्ष को ही क्या किया, आप ऐसे, है ना, पकड़ लिया कि भाई अब वृक्ष को हम काटने नहीं देंगे। वही जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या किया गया था? चिपको आंदोलन किया गया था। वही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण जो है संतुलन बिगड़ रहा है या बिगड़ जाता है? बताइए। वृक्षारोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, है ना, अधिक हरे पौधे उग जाना, या जैव विविधता? तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है जैव विविधता में वह होता है मानवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनको फिर आवास चाहिए, उनके लिए आवश्यकता है कि सारी वस्तुएं सब कुछ कहाँ से मिलेगी? तो वह मिलेगी पर्यावरण से। और पर्यावरण को लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जो है अभी नाश करते जा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? बर्बाद करते जा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को क्या करने के लिए? बस पूर्ति करने के लिए, है ना। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पर्यावरण को अगर बचाने का सबसे अच्छी तरीका जो है सभी के सभी हम लोग देख सकते हैं कि पहला है वस्तु का पुनर्चालन, दूसरा है वस्तु का पुनर्उपयोग, और तीसरा है वस्तु के उपयोगों में कमी, है ना। ठीक है, ये तीनों सभी के सभी को क्या करना चाहिए? सभी के सभी पर्यावरण के प्रदूषण को बचा सकते हैं अगर एक वस्तु को बार बार हम लोग उपयोग करें और ज्यादा कम से कम जो है वस्तु का उपयोग करें, तो हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए पर्यावरण, देखिए मान ली किसी का ये वो घर है तो चाहेगा कि हम दो और मकान हो जाए, तो कहाँ होगा? जहां बनाने के लिए अब उसको क्या चाहिए भाई? अब वहां पे पेड़ काटेगा, वहां पे जितने भी उपजाऊ भूमि थी वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या होगा, कम अगर जो है अगर आपके पास एक फोन है तो आप चाहिए कि हमें 2-4 गो और फोन आ जाए, तो इससे भी क्या होगा कि आप वहां से उसको पर्यावरण से ही तो वो लाएगा। पर्यावरण अब आपकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वह वृक्ष काटेगा, है ना, पर्यावरण को नुकसान करेगा, रेडिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा फोन यूज करोगे ज्यादा रेडिएशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो सामान है, जो वस्तुओं का उपयोग है, उसमें भी हमें कमी लाना पड़ेगा। अगला है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में यूज होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है आप जो दिया गया है उसमें जो मीथेन है, CH4 किसका फॉर्मूला है? तो यह है मीथेन का। किसका है? मीथेन का। यह क्या है? एक बायोगैस है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की दांत की ऊपरी परत जो होती है उसको क्या बोला जाता है ना। जैसे ये दांत का जो है, अगर मान लीजिए ये क्या है, देखो दांत बनाने का हम आपको तरीका बताते हैं। अगर किसी को आपको दांत बनाना है तो क्या करिए, है ना, एक ऐसे कोई भी एक लाइन ले सकते हैं, ऐसे लाइन ले सकते हैं, एक लाइन लेके ये बन गया वही दांत। अब दांत का जो ऊपरी भाग है जो आप देखते हैं, जो व्हाइट वाला हमें दिखता है, सभी के दांतों का जो है व्हाइट वाला भाग दिखता है, उस ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए। इस ऊपरी परत को कहा जाता है इनामेल।
क्या बोला जाता है, इनामेल। और ज्यादा जोर जोर से दांत घसीएगा तो आपका वही इनामेल खिया जाएगा, तो फिर जो है ना आप कुछ चीज का आपका जो है दांतों में बल ही नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा, फिर आप कड़ा चीज नहीं खा पाइएगा, है ना। दांत क्या हो जाएंगे आपके, कमजोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है, यकृत में। किसमें पाई जाती है, यकृत में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का पाचन में सहायक होता है। तो जब हम देखेंगे कि वसा का पाचन जो है कौन करता है, माल्टोज करता है। कौन करता है, अगर पूछे जाएगा वसा का पाचन कौन करता है तो क्या हो जाएगा, सॉरी वसा पूछ रहा है, वसा तो वसा का जो है लाइपेज हो जाएगा। वसा का क्या हो जाएगा, लाइपेज, है ना। अगर प्रोटीन पूछता तब हो जाएगा माल्टोज, ठीक है। अगला प्रश्न है पीत रस का रंग कैसा होता है। तो पीत रंग जो जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पीत रंग, तो पीत रंग कैसा होता है, हरा। पीत रस का जो रंग होता है वह कैसा होता है, हरा होता है। अगला है पौधे में श्वसन जो होती है वह कहाँ से होती है, तो वह पत्तियों से होती है। किससे होती है, पत्तियों से होती है। कभी कभी आप देखेंगे तनों से भी होती है और जड़ से भी होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पौधे में जो है इनमें से सभी अंगों से पौधा क्या करता है, श्वसन लेता है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे रात्रि में किस प्रकार का जो है निष्कासन करते हैं, तो वह CO2 को क्या करते हैं, लेते हैं और छोड़ते क्या है, O2। क्या छोड़ते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 क्या करते हैं, लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं किण्वन के फलस्वरूप, है ना, कितने जो है ATP का निर्माण होता है, तो वो होता है 38 ATP। यही 38 ATP है यह क्या हो जाएगा, है ना। तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि सामान्य हाइड्रोलिटिक जो रक्त दाब होता है, तो सामान्य आप देखेंगे तो वह क्या हो जाता है ना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, है ना, 80। क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। यह अगर पूछेगा कि कितना होता है तो 80 से लेके कितना होगा, 80 से लेके 120 के बीच में होता है। 80/120, 80/120, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जो है ना, बाष्पोत्सर्जन का जो अंग होता है वह क्या हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगी पत्तियां। क्या हो जाएगी, पत्तियां, ठीक है। अगला है कि अस्थि क्या है, जो भी अस्थि है ना, अस्थि क्या है, एक उत्तक है, कोशिका है ना। तो जब आप देखेंगे कि अस्थि क्या है, एक उत्तक है। अस्थि कहने का मतलब हड्डी, है ना। तो आप देखेंगे कि हड्डी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, हड्डियां को जो है ऐसे करके, ये क्या है, हड्डी। तो हड्डी आपको सेल नजर आ रहा है, ये क्या है, एक उत्तक है। कैसा है, तो संयोजी उत्तक। कैसा हो जाएगा, संयोजी उत्तक, ठीक है। कैसा हो जाएगा, संयोजी उत्तक। क्या करता है, वह पूरे बॉडी को जोड़ रखा है, तो कैसा उत्तक हो जाएगा, संयोजी उत्तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पादप में अपशिष्ट संचित होता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पादप में जो अपशिष्ट जो भी बनता है वह सब छाल के रूप में पौधे में क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। किसमें, छाल के रूप में जमा होता है। और आप कभी कभी देखेंगे कि पेड़ के अंदर से जो है छाल भी बाहर आ जाता है, यानी वह अपने अपशिष्ट को बाहर करता है। अगला है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन। किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए पौधे के उत्सर्जी पदार्थ को सभी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सभी। देखिए पौधे से जो है टैनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है और गोंद भी निकलता है। यह क्या है, पौधे के जो है उत्सर्जी पदार्थ है। अगला स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कहाँ होता है,
बताइए, जब भी हम कोई चीज याद करते हैं वह सीधे के सीधे कहाँ जाएगा, सेरिब्रम में। और सेरिब्रम कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के पीछे होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को भी देखा जाता है कि लोग ऐसे पीछे मार देते हैं टपली, तो उसको मना किया जाता है कि ऐसे न मारे। पीछे क्या होता है, सेरिब्रम, उसके मेमोरी को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, मेमोरी को इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को अगर पीछे मार दिया जाता है, फिल्म उलिम में भी देखे होंगे कि अगर मार दिया जाता है तो उसको याददाश्त से चला जाता है। याददाश्त कैसे चला जाता है, क्योंकि जब उसको सेरिब्रम में चोट लग जाएगा तो उसको कोई भी चीज याद नहीं रहेगा, है ना। अगला है कि जड़ के अधोगामी वृद्धि, यानी ऊपर की तरफ वृद्धि जो क्या कहलाता है, तो अधोगामी वृद्धि को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्तन। अगला है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है किसके द्वारा, तो यह हो जाएगा अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा होता है, तो अंडाशय द्वारा। अगला प्रश्न है कि स्वपरागन निम्नलिखित में से किन पौधों में होता है। बताइए, स्वपरागन किसमें होगा, तो वह हो जाएगा दोस्त, है ना, एक लिंगी एवं उभय लिंगी दोनों में स्वपरागन होता है। एक लिंगी एवं क्या होगा, उभय लिंगी दोनों में क्या हो जाएगा, है ना, स्वपरागन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गर्भाशय में किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय के अंदर जो है जो भ्रूण विकसित होता है वह किस भाग में होता है दोस्त, तो वो होता है एंड्रोमेटियम में। किस में होता है, एंड्रोमेटियम में। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्त, वह हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अगला है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। बताइए, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जॉन मेंडल को। जॉन मेंडल को। इसने क्या किया था कि मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, है ना, तो उसी से इसने जो है आनुवंशिकता का रिसर्च किया था। अगला है मेंडल किस देश के ईसाइयों के मठ के पादरी थे। ये जो मेंडल थे वह किस देश के थे, तो ऑस्ट्रिया। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया। अगला है इनमें से कौन वर्गीकरण में सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है ना, तो सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित जो होता है वह होता है जगत। क्या होता है, जगत। अभी जगत को हम लोग देखेंगे तो दो ही तरह के तो जगत हम लोग देखते हैं। एक होता है कैसा जगत, जंतु जगत, और दूसरा होता है पादप। अब देखिए आप भी बताइए, क्या इन दोनों में से कोई भी समानता होती है क्या। इसलिए वर्गीकरण में सबसे ऊपर क्या आ जाता है, आपका जगत, है ना। उसी में फिर जंतु में भी देखेंगे, वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद उसका वंश देखेंगे। तो ये सबसे पहले जो जगत आता है उसमें क्या आ जाता है, जगत, है ना। अगला है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो बताइए सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या हो जाएगा। देखिए यह जीवाणु और जो कवक है वह दोनों के दोनों कैसे हैं, है ना, दोनों के दोनों सूक्ष्म उपभोक्ता है। कैसे उपभोक्ता है, सूक्ष्म उपभोक्ता है। अगला है मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है, तो यह होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। कैसे होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। कैसे उपभोक्ता होंगे, तृतीयक उपभोक्ता, है ना। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जो कोशीय स्तर होता है ना, पर कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर में जाता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो वह हो जाएगा 10%। कितना, 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी देखा है। अब ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको हम बता देते हैं कि देखिए अगला जो सवाल है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग काहे होगा, तो लाल रंग का उपयोग करने का क्या मतलब है, क्योंकि प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अगला है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का कारण क्या होता है,
बताइए, क्योंकि हीरे का जो है अपवर्तनांक अधिक होगा और वह बहुत कठोर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फ्यूज तार के कितने 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगले जो हम लोग वीडियो में देखेंगे उसमें सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो है ऐसे ही मेहनत करते रहिए और फोकस करिए अपने एग्जाम के ऊपर, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वह बहुत जरूरी है। जब आप देखेंगे कि आप 10th जो है आपका वह लेवल है जहां आप स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, और जब आपका जो मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तब आपको जो कॉलेज मिलेगा वो बहुत बेहतरीन होगा। अगर आप बेहतरीन कॉलेज में जाके है ना आज जाएंगे तो आपका जो है जिंदगी भी बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए आप अपने एग्जाम पे फोकस रखिए, अभी दिमाग को इधर उधर चक्कर पकड़ में मत लगाइएगा, मोबाइल का जो है सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।